नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं कंबाइन हार्वेस्टर में कितने प्रकार की सेटिंग होती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर में बहुत प्रकार की सेटिंग होती है, उनको मैं एक एक करके आपको नंबर बाई नंबर बताऊंगा और कहां से उसका अरेंजमेंट होता है और कहां से उसका वेरिएशन कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। वो सारी सेटिंगें मैं आपको यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कोई भी क्रॉप अगर हम लोग काटते हैं तो उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए। तो अगर पैडी की अगर हम लोग बात करें तो पैडी में जो मॉइस्चर होगा वो 16% से लेकर 25% तक का मॉइस्चर हमारा होना चाहिए। और अगर वीट की अगर हम लोग बात करें तो 10% से लेकर 14% तक का उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर के साथ ही हमारी ट्रेवलर स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर की फॉरवर्ड स्पीड फील्ड में कितनी है। अगर क्रॉप की डेंसिटी कम है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर तक कर सकते हैं, 4 से 6 किलोमीटर कर सकते हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, क्रॉप बहुत ज़्यादा घनी है, तो आप 2 से लेकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पर हम लोग कंबाइन को चला सकते हैं। अब आती है इसकी प्रमुख सेटिंग कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम जो सेटिंग बात करते हैं वो करते हैं कटर बार में रील की सेटिंग। ये हमारी कहलाती है रील। तो रील की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रील में कंबाइन हार्वेस्टर में रील में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है एक रील इंडेक्स और दूसरा होती है रील की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो रील इंडेक्स का मतलब ये होता है कि 1.1 से लेकर 1.25 तक रील इंडेक्स हमारा होना चाहिए। और रील की स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो रील की स्पीड निकालने के लिए हमें 1.5 मल्टीप्लाई कंबाइन हार्वेस्टर की फॉरवर्ड स्पीड या फिर उसकी ट्रेवलर स्पीड जितनी भी होगी उससे रील की स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर रील की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्रॉप को क्या करेगी, बाहर की तरफ फेंकेगी। और रील की स्पीड अगर घूमने की स्पीड अगर कम होगी तो वह क्रॉप को धीरे धीरे रहेगी। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना है कि रील इंडेक्स क्या होगा और रील का स्पीड ट्रेवल रील की जो स्पीड होगी हमारी वो कितनी होगी। तो रील इंडेक्स और रील के निकालने के बाद अब आती है रील की सेटिंग। तो रील में दो सेटिंग होती है। पहला तो क्रॉप के अनुसार इस रील को अप एंड डाउन किया जा सकता है। रील को क्रॉप कटर बार से अप एंड डाउन किया जा सकता है। अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पर देखिए जैक, ये हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं। तो इससे रील को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। रील को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं क्रॉप के अनुसार। अगर हमारी जो क्रॉप बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, अगर नीचे की तरफ गिरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रील को डाउन करना पड़ेगा। तो हम लोग डाउन कर सकते हैं पूरा। और रील अगर गिरी हुई तो उठा लिए हमने, ज़्यादा खड़ी है तो रील को हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। पहली सेटिंग हो गई रील की अप एंड डाउन वाली। दूसरी हो गई रील को एडजस्ट करना। आगे पीछे की तरफ भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए देखिए आगे पीछे का मतलब समझ रहे हैं, ये होल्स बने हुए हैं, बने उस साइड भी होल्स बने हुए हैं। यहाँ से नट बोल्ट खोलिए और रील को क्रॉप के अनुसार आगे कर सकते हैं, पीछे कर। पूरा आगे रील को कभी नहीं लेके आना, ये मैक्सिमम यहाँ तक लेके आइए जिससे आपकी क्रॉप अच्छी कटेगी। तीसरा इसी में सेटिंग जो होती है वो होती है इस टाइम्स की सेटिंग। ये जो टाइम्स होती है अधिकतर 90 डिग्री पर होती है। अधिकतर किस पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। लेकिन ये टाइम्स जब रहेगी, ये जब रोटेट होगा, पूरा रील जब रोटेट होगा तो टाइम्स आगे की तरफ आना चाहिए, मतलब पकड़ने के लिए, क्रॉप को पकड़ने के लिए। तो ये जो ऐसी वाली एंगल अभी तो 90 है, इसकी एंगल को मुझे अगर आगे की तरफ करना है तो रील में ये अरेंजमेंट होता है। आइए ये देखिए, रील में अगर टाइम्स को हमें एडजस्ट करना है तो ये रोलरों से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से नट बोल्ट हम लोग खोलेंगे 1 2 और खोलने के बाद इसको पूरा का पूरा धकेल के, पूरा अगर धकेलेंगे तो ऐसा होगा, पीछे करेंगे तो ऐसा होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रील की टाइम्स की सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। अब रील की स्पीड को कम ज़्यादा कैसे किया जाएगा। तो रील की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रील के साइड में जो रील पुली लगी हुई है, इस पुली को जो इससे ड्राइव मिल रही है, जिस पुली से ड्राइव मिल रही है, एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक्सटेंशन जो आपको दिख रहा है, मतलब ये एक तरह का बैंड है। अगर इसको मैं लूज़ करूँगा तो रील की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर इसको मैं टाइट करूँगा तो रील की स्पीड बढ़ जाएगी। रील की स्पीड कम ज़्यादा क्यों करना, वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा है रील की और स्पीड कम रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारी चोकिंग की प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए रील की स्पीड भी वेरी करती है और स्पीड को हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। अब आती है बर्म की सेटिंग। दूसरी सेटिंग आती है हमारी बर्म की। ये जो हमारा वर्म है, तो बर्म में दो सेटिंग होगी। एक तो बर्म इस कटर वार से कितना डाउन है उसकी सेटिंग, और दूसरा जो स्पाइक है वो स्पाइक कितने अंदर है और बाहर है। तो बर्म को अगर एडजस्ट करना हो तो आपको बर्म को एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट दिया है ना,
ये देखिए यहाँ स्लॉट बना के रखा हुआ है, ये स्लॉट बना के रखा हुआ है। ये नट बोल्ट अगर खोलूँगा तो ये बर्म यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। कितना होना चाहिए, बर्म और कटर बार जो नीचे वाली प्लेट है उसके बीच में लगभग 200 mm के लगभग उसमें क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर ये गैप कम रहेगा तो चॉकिंग की प्रॉब्लम करेगा, और ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा वो क्या करेगा, फीडिंग करेगा। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसको एडजस्ट करने के लिए देखिए इसमें 2 मूवमेंट दिख रही है, एक नीचे, ये देखिए नीचे ऊपर हम लोग कर सकते हैं, साथ में साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे। तो बर्म को यहाँ से नट बोल्ट खोल के पीछे की तरफ भी थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है, और ऊपर नीचे भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसी बर्म के सेंटर में देखिए ये जो, हाँ ये बर्म के सेंटर में ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो इसमें स्लॉट बने हुए हैं, इसकी सेटिंग का मतलब ये होता है कि जो स्पाइक बने हुए हैं, देखिए ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक की सेटिंग करते हैं वो वाली एडजस्टमेंट से। स्पाइक कितने बाहर हैं कितने अंदर है, ये स्पाइक बाहर होने चाहिए जब रोटेट हो रहे हैं। जब अंदर की तो देखिए अभी यहाँ फुल है और यहाँ पर डाउन है, तो ये पोजीशन आनी चाहिए। तो इसको एडजस्ट करने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया उससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो जब भी रील की जो टाइम्स है वो ज़मीन से थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए, ज़मीन में नहीं लगनी चाहिए। रील की जो टाइम्स है वो ज़मीन से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ज़मीन में नहीं लगनी चाहिए। लगभग 100 mm के लगभग ऊंचा होना चाहिए जिससे रील आसानी से काम कर सके। नेक्स्ट इसमें सेटिंग जो होती है वो होती है फीडिंग यूनिट में। आइए, ये कहलाती है फीडिंग यूनिट। फीडिंग यूनिट में कन्वेयर के ऊपर ऐसे चलती है ब्लेड हमारी, मतलब लोहे की टाइम्स रहती है, लोहे के देखिए एंगल रहते हैं, ये दांते वाले, ये जब चलते हैं अगर ये लूज़ हो गए तो प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो चेन को बार बार तोड़ देगा। तो फीडिंग कन्वेयर की भी सेटिंग की जाती है। फीडिंग कन्वेयर की जो सेटिंग होती है वो यहाँ से होती है। देखिए ये नट बोल्ट दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से एडजस्टेबल है, ये लूज़ करिए और यहाँ से खोलिए और कसिए। तो जो फीडिंग कन्वेयर है, फीडिंग कन्वेयर की जो चेन है, मतलब नीचे प्लेटफॉर्म से और चेन के बीच में लगभग 20 mm का गैप होना चाहिए, मतलब उसमें टकराना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा टाइट नहीं चलना चाहिए। तो ये फीडिंग चेन की भी हम लोग यहाँ पर सेटिंग करते हैं। तीसरी सेटिंग आती है इसमें थ्रेसिंग यूनिट की। अगली यूनिट आती है थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम। अलग अलग क्रॉप के ऊपर अलग अलग हमारी थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम होते हैं, ये कितने रोटेशन से ये घूमना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर बोलूँ, अभी इसमें रास्कवार हमारी थ्रेसिंग ड्रम लगी हुई है, तो रास्कवार जो रहती है वो स्पाइक टूथ लगी हुई है। अगर स्पाइक टूथ की अगर हम लोग बात करें तो धान के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, स्पाइक बने हुए हैं। तो इसके जो आरपीएम होंगे धान में वो 600 आरपीएम से लेके 800 आरपीएम पर मिनट होनी चाहिए। और अगर इसी की जगह रास्कवार वाली थ्रेसिंग ड्रम लगेगी जो गेहूं के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसके जो आरपीएम होंगे वो 900 से 1000 आरपीएम होंगे। इस 900 से 1000 आरपीएम को सेट करने के लिए ऑपरेटर की सीट के पास एक थ्रेसिंग एडजस्टेबल दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसको, ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये थ्रेसिंग ड्रम की वेरिएटर पुली है। अब इस वेरिएटर पुली को अगर मैं कम ज़्यादा करूँगा तो थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम क्या होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। तो इस वेरिएटर पुली को ऑपरेट करने के लिए देखिए, ये जो वेरिएटर पुली दिख रही है ना आपको, इस वेरिएटर पुली को ऑपरेट करने के लिए चेन ड्राइव है, और चेन ड्राइव से ऊपर यहाँ चेन जाके हमारे जो ऑपरेटर होता है उसके यहाँ एक लीवर होता है, मैं लीवर आपको बताता हूँ। उस लीवर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारी जो थ्रेसर है यूनिट है या थ्रेसर ड्रम है उसके आरपीएम कम ज़्यादा होंगे। तो ट्रैक्टर ड्राइवर की सीट पे दिखाता हूँ मैं आपको। जो थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम है ना वो लीवर ये है, आरपीएम को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितने कम ज़्यादा हो रहे हैं वो यहाँ पर शो करेगा, ये दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेसिंग ड्रम आरपीएम मीटर है। तो इसमें आरपीएम इंटू 100 दिया हुआ है, मतलब आरपीएम कितने चाहिए। जो मैंने आपको बताया, अगर गेहूं की बात करें तो 900 से 1000 आरपीएम होने चाहिए, या पैडी के लिए 600 से 800 आरपीएम होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर शो करता है हमारा। तो ये थ्रेसिंग की सेटिंग हो गई हमारी। अब नेक्स्ट आती है कॉनकेव सेटिंग। थ्रेसिंग ड्रम के आरपीएम हम लोगों ने सेट कर लिए। अब आता है कॉनकेव क्लीनेस, तो ये कहलाता है कॉनकेव। अब कॉनकेव इस तरह बना होता है, अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव यहाँ होगा। तो कॉनकेव में क्या होगा, फ्रंट आगे की तरफ और रियर पीछे की तरफ 2 सेटिंग होती है। मतलब थ्रेसिंग ड्रम के जो स्पाइक है, सपोज ये स्पाइक है, अगर हम लोग बात करें ये स्पाइक और ये नीचे कॉनकेव, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए। ये फ्रंट में भी रखा जाता है और रियर में भी रखा जाता है। और इसको एडजस्टेबल अगर हमें करना है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए ये कॉनकेव एडजस्टेबल है। यहाँ ये कॉनकेव की सेटिंग फ्रंट और रियर की, मतलब दोनों की। अगर हमें
अगला हिस्सा आगे से ऊपर उठाना है तो हम लोग इसे टाइट करेंगे, और पिछला उठाना है तो इसे टाइट करेंगे। तो ये कॉनकेव की सेटिंग यहाँ पर होती है। अगर कॉनकेव की सेटिंग की अगर हम लोग बात करें गेहूं में, तो गेहूं में आगे की तरफ 15 mm रखेंगे और पीछे की तरफ हम लोग 7 mm रखेंगे। कभी भी फीडिंग हमें ज़्यादा रखनी है। अगर फीडिंग हम लोग कम कर देंगे तो चौकिंग होगी। फीडिंग हमें ज़्यादा करनी है, और जब ग्रेन निकलेगा पीछे की तरफ, गाही जब होगी, तो वो हमें कम रखना है। और अगर हम लोग धान की बात करें तो आगे 17 और पीछे 14, यह स्टैंडर्ड होती है। जब हम लोग चलाते हैं, क्रॉप को देखते हैं कि कैसी पीछे आ रहा है ग्रेन, उसके अनुसार भी हम लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग आती है इसमें ब्लोअर की सेटिंग। यह है पंखा, ब्लोअर सेटिंग, पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। अब इसमें ब्लोअर की जो सेटिंग है वो पुली के द्वारा दी गई हुई है। यहाँ 2 पुली दी हुई है, देखिए, एक छोटी पुली और एक बड़ी पुली, ठीक है। तो इस पुली को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब पुली को चेंज करना भी जैसे बड़ी वाली में है, अगर हमें छोटी वाली चलाना है, अगर बड़ी पुली छोटी को घुमाएगी और छोटी अगर बड़ी को घुमाएगी तो दोनों के आरपीएम चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये की निकालना है, ये लॉक यहाँ से खोलना है और इस पुली को चेंज कर देना है। तो ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा, बाहर वाला हिस्सा अंदर को चला जाएगा। क्योंकि ड्राइव बड़ी पुली से मिल रही है, तो बड़ी पुली से अगर बड़ी चलाएंगे तो कम आरपीएम, और बड़ी से छोटी चलाएंगे तो ज़्यादा। इससे हम लोग ब्लोअर के आरपीएम हम लोग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग आती है इसमें सीप की सेटिंग। आइए, अब होती है सीप की सेटिंग। सीप की सेटिंग का मतलब ये होता है कि देखिए सीप अभी लेटी हुई है ना, ऊपर दिखाइए, ये जो लेटी हुई है ना, जितनी सीप हम लोग खड़ी करते जाएंगे, मतलब इसका एंगल इतना हम लोग खड़ा करते जाएंगे, मतलब इसको वर्टिकल करते जाएंगे, उतना ग्रेन नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाएगा। और जितना इसे लेटाते जाओगे उतना ग्रेन क्या होगा, पीछे की तरफ फिकते रहेगा। तो इसमें 2 सीप लगी हुई है, एक अपर सीप लगी हुई है, एक लोअर सीप लगी गई हुई है। तो लोअर सीप की अगर हम लोग बात करें तो इसको एडजस्ट कहाँ से करना है, तो एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर एडजस्ट लीवर दिया हुआ है ना। तो एडजस्ट लीवर से ये पीछे वाली जो है, अपर वाली है, इसकी सेटिंग है। ये इसके नट बोल्ट हम लोग यहाँ से खोलेंगे ना, देखिए ये 1 और 1 2, ये 2 नट बोल्ट अगर हम लोग खोलेंगे, एक ये और एक ये, तो ये अपर वाली जो सीप है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और फिर आएगी अंदर वाली सीप। तो अंदर वाली सीप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अब कुछ कंपनियां इसको mm में देती है कि इन दोनों के बीच का कितना क्लियरेंस है, कितना mm है। तो 16-19 mm के लगभग इसमें होना चाहिए जो आपकी अपर वाली है। और अगर लोअर वाली हम लोग बात करें, ये लोअर वाली है, तो 6 से 8 mm होना चाहिए, क्योंकि ग्रेन जो रहेगा वो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, अंदर से होता हुआ फिर वो क्या करेगा, टैंक के लिए टैंक एलिवेटर तक जाएगा। तो ये हो गई हमारी सीप की सेटिंग। सीप की सेटिंग हमेशा यहाँ से करें। देखिए एक बार और रिटर्न करता हूँ, अपर वाली की यहाँ से होगी, लोअर वाली की आपको ये दोनों खोलनी पड़ेगी, ये नट खोलना पड़ेगा और एक नट वो खोल के इस सीप को बाहर निकाल के, ये अगर देख रहा होगा तो एक लीवर दिख रहा होगा अंदर, देखिए यहाँ से देखिए अंदर एक लीवर दिख रहा है ना थोड़ा, हाँ ये देखिए ये लीवर जो दिख रहा है ना, हाँ ये लीवर जो दिख रहा है ये इसके सेटिंग के लिए। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, सीप की सेटिंग। कुछ कंपनियां स्टारवाकर की भी सेटिंग क्या बोलती है, तो ये हमारा स्टारवाकर क्रैंक होती है, इसकी भी सेटिंग की जाती है। इसकी जो सेटिंग की जाती है वो लगभग 180 आरपीएम से 200 आरपीएम इसके होने चाहिए स्टारवाकर के, ताकि स्टारवाकर हमारा बाहर की तरफ निकल सके, जो स्ट्रा है वो बाहर की तरफ निकल सके। ठीक है दोस्तों, एक सेटिंग और होती है वो और मैं आपको बता देता हूँ। आइए, जो एलिवेटर होते हैं, अनथ्रेस्ट एलिवेटर या थ्रेस्ट ग्रेन एलिवेटर, तो उनमें भी एडजस्टिंग होती है। उसका जो फ्लैप रहता है उसकी सेटिंग, अगर वो लूज रहेगा तो ग्रेन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ एडजस्टेबल दिया हुआ है, देखिए ये नट बोल्ट दिए हुए हैं ना, यहाँ भी नीचे दिया हुआ है। इसको जब टाइट करेंगे तो उसके अंदर की जो चेन होगी वो ऑटोमेटिक टाइट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ फ्लैप वाली कौन सी है, आइए बताता हूँ। लेकिन यहाँ से एडजस्टेबल होती है एलिवेटर की सेटिंग, मतलब ये वाली जो फ्लैप है ना, ये फ्लैप जो चेन चल रही है ये टाइट और लूज, अगर ज़्यादा लूज रहेगी तो ये माल को आगे की तरफ या ग्रेन को आगे की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगी, तो उसकी एडजस्टिंग वहाँ पर होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।